मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, पाकिस्तान अपने क़याम के पहले 25 साल तक मुआशी और समाजी लिहाज से बरे-सग़ीर के तमाम ममालिक से आगे था, इसलिए कि 1958 के मार्शल लॉ से पहले सियासी कायदीन दयानतदार, मुखलिस और बासलाहियत थे। इनमें से ज़्यादातर वो थे जो क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद में शामिल रहे थे और नए मुल्क को पाँव पर खड़ा करके मजबूत और मुस्तहकम करने के जज्बे से सरशार थे। मशरक़ी पाकिस्तान के ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, जो कायदे-आज़म के बाद गवर्नर जनरल तैनात हुए, इंतहाई मुखलिस, बेदाग किरदार के मालिक और तहरीके पाकिस्तान के अहम रहनुमा थे। इसी तरह हुसैन शहीद सोहरवर्दी इंतहाई ज़हीन, काबिल और बंगाल के सबसे मकबूल रहनुमा थे। मशरक़ी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में इन्हीं का कलीदी किरदार था। शेख मुजीबुर रहमान की हैसियत इनके सियासी शागिर्द और चेले की सी थी। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से चीन के साथ दोस्ती की बुनियाद सोहरवर्दी साहब ने ही डाली थी, मगर डिक्टेटर अयूब खान ने जुल्म ये किया कि पाकिस्तान के बानियों पर सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी और सोहरवर्दी साहब को मुल्क बदर कर दिया, हत्ता कि वो गरीबुल वतनी में ही इंतकाल कर गए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र करने लगा हूँ जो आला खानदानी इक़्तिदार का हामिल था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फारिग तहसील था और खुद कायदे-आज़म भी इसकी काबिलियत के कायल थे। मुल्क के लिए इंतहाई मुखलिस और कुछ लेने की बजाय मुल्क को देने के जज्बों से सरशार। 1958 के मार्शल लॉ से कबल पाकिस्तान के आखिरी वज़ीर-ए-आज़म मलिक फिरोज खान नून एक शानदार इंसान थे। वो राजपूत बरादरी नून से ताल्लुक रखते थे, जो जिला खोशाब के गांव हमोका में पैदा हुए। फुटबॉल और हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए किया और इनर टेम्पल से बार एट लॉ का इम्तहान पास किया। वो पंजाब के वज़ीर आला, मशरक़ी बंगाल के गवर्नर, मरकजी हुकूमत में वज़ीर दिफा और वज़ीर खारजा और 1957 में 1 साल तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। इन्होंने फ्रॉम मेमोरी के नाम से अपनी यादाश्तें तहरीर की। इनका मुल्क के लिए एक ऐसा तारीखी कारनामा है कि ये कौम हमेशा इनकी ममनून रहेगी। आज गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा इसीलिए है कि कभी फिरोज खान नून मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, जो इंतहाई कोशिशों के बाद इसे पाकिस्तान के लिए हासिल करने में कामयाब हुए। दोस्तों, गवादर की कहानी मैं आपको इन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा, जो कि इनकी अपनी खुद नोस्ट में लिखी गई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फिरोज खान नून फरमाते हैं कि हमारे दौर की तारीख गवादर के तज़किरे के बगैर नामुमकिन रहेगी। 2400 मुरब्बा मील का ये इलाका पाकिस्तान को वापस मिल गया, लेकिन इस कारनामे पर ना तो जश्न मनाया गया और ना इसकी करार वाकई तशहीर की गई। मैंने बरतानिया और पाकिस्तान के सदर इस्कंदर मिर्जा से वादा लिया था कि इस मौका पर जश्न वगैरह नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि इस तरह सुल्तान मस्कत के जज्बात मजरूह होने का खदशा था। पाकिस्तान के जनूबी साहिल पर 45 मील मशरिक में, जहां ईरान की सरहदें बहीरा अरब से मिलती हैं और गवादर की बंदरगाह वाक़या है, मस्कत के एक शहजादे ने 1881 में कलात के हुक्मरान के यहाँ पना ली थी। कलात का हुक्मरान उस वक्त एक खुद मुख्तार बादशाह था। उस बादशाह ने गवादर की सालाना आमदनी जो 84 रुपए बनती थी, शहजादे के गुजर औकात के लिए इसके हवाले कर दी। बाद में जब ये शहजादा मस्कत का बादशाह बना तो इसने गवादर पर कब्जा बरकरार रखा और इसे कलात के हवाले नहीं किया। हालांकि अब वो गवादर की आमदनी का मोहताज नहीं था। बरतानिया ने 1839 में कलात फतह किया और अंग्रेज यहाँ के हाकिम बन बैठे। कलात के हुक्मरान ने बाद 1861 में गवादर की वापसी का मुतालबा कर दिया। बरतानिया ने कलात और मस्कत के दरमियान मुदाखलत की, ताहम इसने किसी एक के हक में फैसला करने से एतराज किया। 1947 में जब पाकिस्तान कायम हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने यह मसला एक बार फिर उठाया। इसके बाद 1949 में मुज़ाकरात भी हुए, जो किसी फैसले के बगैर खत्म हो गए और इस मामले को वहीं छोड़ दिया गया। लेकिन जब 1956 में वज़ीर खारजा मुकर्रर हुआ तो मैंने गवादर से मुताल्लिक़ कागजात तलब किए और इस कब्जे का बगौर मुताला करने के बाद हुकूमत बरतानिया के तवस्सुत से सिलसिला जमबानी शुरू की, यानी कि मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए। बरतानिया के सामने एक मुश्किल मरहला आन पड़ा था। एक तरफ दौलत मुश्तरका का एक अहम रुकन था और दूसरी तरफ यार वफादार सुल्तान मस्कत, जिसके साथ 150 साल के गहरे मरासम थे। दोनों के मफादात एक दूसरे से मुतसादिम थे, इसलिए मेरी तवक्कुआत का पारा कभी ऊपर चढ़ता था और कभी नीचे गिर जाता था। इधर गुफ्तो शनीद बदस्तूर जारी रही, यहाँ तक कि मैंने 1957 में वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभाली। मैंने इस कब्जे की तारीख में यह कानूनी नुक्ता उठाया था कि गवादर की हैसियत एक जागीर की है। वो रियासत का एक इलाका है जिसे एक शख्स को इसलिए दिया गया था कि वो अपनी रियासत के वाजिबुल अदा टैक्स वसूल करे और इसे अपनी गुजर औकात के लिए तसर्रुफ में लाए, इस्तेमाल करे और इस रकम को अपनी तनख्वाह में काट ले। इस तरह की अमदाद से इक़्तिदार आला की मुंतकिली का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने पाकिस्तान में वो सारी जागीरें मनसूख कर दी हैं जो बहुत से लोगों को बरतानिया से अपनी खिदमात के सिले
या दूसरे सियासी असबाब की बिना पर दी गई थी। चूंकि गवादर भी एक जागीर थी, लिहाजा इसकी तनसीख भी की जा सकती है और इस इलाके पर कब्जा भी किया जा सकता था। मैंने इस दलील का तज़किरा अपने किसी बरतानवी दोस्त से धमकी के तौर पर नहीं किया, ताहम ये एक कानूनी नुक्ता था जो अदालती चाराजोई की सूरत में हमारे काम आ सकता था। बरतानवी हुकूमत बड़े मुखमस्से में फंस गई थी। अगर पाकिस्तान की फ़ौज इस इलाके पर कब्जा कर लेती तो क्या बरतानवी हुकूमत दौलत मुश्तरका के इस मुल्क पर बमबारी या फ़ौज कशी कर देती, जिसकी अलामती सरबराह खुद मलका एलिज़ाबेथ थी। इन्होंने किसी भी फरीक पर दबाव नहीं डाला, चुनांचे गवादर की मुंतकली बहुत अच्छे तरीके से हुई। कुदरती बात है कि इसका मुआवजा अदा करना पड़ा, लेकिन जहां मुल्क की हिफाजत और इसके वकार का मसला दरपेश हो, वहां पैसा कोई हैसियत नहीं रखता। 1958 के मौसम सरमा में जब लंदन में था तो हमारे हाई कमिश्नर मिस्टर इकराम उल्लाह ने गवादर की मुंतकली की दस्तखत शुदा दस्तावेज़ात मेरे हवाले की। उस वक्त मुझे जो खुशी हुई आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।